Good morning students. सुप्रभात सभी को. Today we will revise the first chapter of history, that is French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति का रिवीजन करेंगे. So this chapter is a landmark in the history of Europe and it inspired many other countries of Europe to struggle for equal rights, abolishment of privileges and many other social evils that were prevalent in Europe during the late 18th century or the mid 18th century. So let us start the chapter. The chapter begins with the story of attack on Bastille. Bastille was a prison. It was a fortress. Actually, it was a fort in which there was a prison. So what happened in Bastille was, you can look at the image of the Bastille. So what happened there? There were rumors that the king had sent many troops to the city and these troops will open fire on the common people. ये जो सैनिक हैं जो राजा ने भेजे हैं, राजा के द्वारा भेजे गए हैं, ऐसी अफवाहें फैल गई शहर में कि वो वहाँ पे आके और आम लोगों को मार देंगे. तो उसके लिए आम लोगों ने क्या किया? 7,000 मेन और वुमेन, पुरुष और महिलाएं एक साथ इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने. एंड व्हाट दे डिड, दे मूव्ड इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. उन्होंने बहुत सारी सरकारी इमारतों में घुस गए बचने के लिए, हथियारों को ढूंढने के लिए, सो दैट दे कैन फाइट द सोल्जर्स. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इज फाइनली सम ऑफ देम ब्रोक इनटू द बेस्टील. और उनमें से कुछ लोग, उन 7,000 लोगों में से जो इकट्ठे हुए थे, उनमें से कुछ लोग बेस्टील में यानी कि उस प्रिजन में घुस गए. उसके दो रीज़न थे. एक तो वो सोच रहे थे कि वहाँ पे उनको एम्यूनेशंस, आर्म्स, बुलेट्स, गन्स एंड अदर थिंग्स फॉर विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन फाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द सोल्जर्स, ऐसी चीज़ें मिलेंगी. और दूसरा, बेस्टील प्रिजन और फोर्ट्रेस एक सिंबल था, एक प्रतीक था डेस्पोटिक रूल का. यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि डेस्पोटिज्म या डेस्पोटिक रूल क्या होता है. A rule which has no limitation, which is very suppressive and has unlimited powers. जिनके पास निरंकुश शक्तियाँ होती हैं उसको कहते हैं हम डेस्पोटिज्म रूल या डेस्पोटिक रूल. तो डेस्पोटिक रूल को सिंबलाइज करी थी बेस्टील, जिसकी वजह से लोग उसमें घुस गए और लोगों ने वहाँ पे घुस के क्या किया, जो कमांडर था बेस्टील का उसको मार दिया. द कमांडर वॉज किल्ड एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, 7 prisoners were also freed. दो देयर वर ओनली 7, तो 7 ही वहाँ पर कैदी थे उस समय. उन सभी 7 कैदियों को उन्होंने आज़ाद कराया. नेक्स्ट व्हाट दे डिड, द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड. वो जो किला था, वो जो किला नुमा जेल थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया. और उसके जो रिमेन्स थे, जो स्टोन्स थे, उनको मार्केट में बेचा गया. किस लिए? वो लोग उनको खरीद रहे थे जो स्मृति चिन्ह के रूप में, सोवेनियर के रूप में उनको रखना चाहते थे. क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो एक निरंकुश शासन का प्रतीक था. तो वो उन्होंने जो उसको गिराया है उसमें प्राउड फील करने के लिए और उस राज को ख़त्म करने की जो फीलिंग है उसके लिए उनको एज अ सिंबॉलिक विक्ट्री के रूप में रखना चाहते थे. सो हाउ एंड वाई दिस हैपेंड? सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ 1789. Okay, are you understanding my point? In 1789 this was a real incident, but how this real incident came into existence, ये real incident, ये सत्य घटना कैसे इतना विकराल रूप इसने ले लिया कि उन्होंने सारी गवर्नमेंट मशीनरी पे, सरकारी तंत्र पे कब्जा कर दिया आम लोगों ने. तो ये सब कैसे हुआ, इसकी कहानी जानेंगे हम इस पूरे चैप्टर में. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइडेड थी, उससे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां थी, परिस्थितियां थी जब लुइस 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो जब राज पर आए, वो जब थ्रोन एक्सेंड किया उन्होंने, तब क्या कंडीशंस थी. सो इन द ईयर 1774 लुइस 16 ascended the throne of France. This year and this person is quite important. So, and next is, you can look at the picture of Louis XVI. He was from the Bourbon dynasty. He was married to an Austrian princess, Mary Antoinette.
at the age of 20 years. He found an empty treasury. So when he came to the throne, when he ascended the throne, he found that the treasury, जो खजाना है, जो सरकारी जहाँ पर पैसा होता है, उससे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं. जो राजा है, नोबिलिटी है, क्लर्जी है, वो अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. एक बड़ी आर्मी को मेंटेन करने में पैसा काम आता है. पर जैसे ही वो थ्रोन पे आए, वो गद्दी पे आए, तब जो ट्रेजरी थी वो खाली थी. अब क्यों खाली थी ये ट्रेजरी? क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ फ्रांस ने लड़ी और उन लड़ाइयों में बहुत सारा खर्चा हुआ और अल्टीमेटली बहुत बड़ा कर्जा हो गया फ्रांस पर. इसके अलावा जो किंग था और उसका जो कोर्ट था और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे एंड द अदर ऑफिशियल्स लेड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ. वो बहुत विलासीनता की ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें भी बहुत सारा खर्चा आ रहा था. America was helped in war against common enemy Britain. So America fought a war against Britain, and the 13 territories of America were freed from the rule of Britain, and in this process France helped America to get their 13 territories freed. In this process, Louis XVI increased the debt from 1 billion livres to more than 2.5 or 2 billion livres. So the total debt has now increased to approximately 2 to 2.5 billion livres. Here I want to tell you that as we have currency like the US has US dollars, like Japan has yen, like India has rupee, etc. At that time that was a unit of currency in France. So most of the money was spent on paying taxes, interests. क्या हो रहा था, उनके खजाने में जितना पैसा बचा हुआ था, इन सभी वॉर्स जो पहले से वॉर्स हुई और लुई 16 के आने के बाद जो 13 टेरिटरीज अमेरिका की फ्री कराई गई ब्रिटेन से, वो जो वॉर हुई उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कर्जा फ्रांस के सिर पे आ गया था. और अब इस कर्जे को रीपे करने के लिए या उसका इंटरेस्ट रीपे करने के लिए वो क्या कर रहे थे, सारे खजाने का पैसा उसके ब्याज, जो कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज देने में ही जा रहा था. तो अब लुई 16 के सामने एक प्रॉब्लम थी कि और पैसा कहाँ से आएगा. उसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्सेस वर इंक्रीज टू मेट द डेली एक्सपेंसेस. सो ही इंक्रीज द टैक्सेस फॉर द कॉमन पीपल. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी. तो अभी हमने इतिहास जान लिया, बैकग्राउंड जान लिया कि लुई 16 आए, बहुत सारी वॉर्स हो रखी थी जिसकी वजह से बहुत कर्जा हुआ, उन्होंने भी कुछ वॉर्स लड़ी जिसमें और कर्जा बढ़ गया. इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, टैक्स इंक्रीज किया. अब हमें क्या जानना है, टैक्स तो इंक्रीज कर दिया पर उस टैक्स का बोझ किस पर पड़ा. द टैक्सेस वर इंक्रीज्ड बट हु हैज और हु वाज टू बेयर द बर्डन ऑफ दीज इंक्रीज्ड टैक्सेस. फॉर दैट we have to first understand the division of the French society. So let us see what was the division of the French society at that time. So the French society was divided into the first state, the second state and the third state. As you can see, the first state people belong to the clergy, the people who had important positions or important functions in the church came into this group. Second one is the nobility, the king, the queen and his higher officials who had the right to collect taxes came in the nobility. And the third state where there were common people including the businessmen, officials, lawyers, farmers, laborers, shopkeepers and many more. So this was the division of the French society. The first state, that is clergy, second state, that is nobility and the third state, that is the common people. So what was the tax structure? Who have to pay the taxes? हमने ये जान लिया कि विभाजन कैसे कैसे हो रखा है फ्रेंच सोसाइटी में. पर अब ये जो कर बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है, इसको किसने पे करना है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि किसने एक्चुअल में टैक्स पे कौन कौन कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था. So people belonging to the first two states enjoyed privileges by birth. जो फर्स्ट टू स्टेट्स के लोग हैं, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे. अब कैसे कैसे विशेष अधिकार मिले हुए थे उनको, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. तो यहाँ पे हमारी रियल जो सेंस है इस टैक्सेस इंक्रीज की वो आ रही है कि जो फर्स्ट टू स्टेट के लोग हैं, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, डिडंट हैव टू पे एनी टैक्सेस. और क्या क्या अधिकार थे उनके, विशेष अधिकार थे. दे हैड द पावर टू कलेक्ट
टैक्सेस फ्रॉम द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे वो. पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड. और एक तो जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो टैक्स, सिर्फ वही टैक्सेस पे कर रहे थे और वो 90% थे पॉपुलेशन के. सो द पुअर पीपल constituted 90% of the population. The rich people and the people belonging to the church constituted only 10% of the population. Further, apart from paying taxes, the peasants were forced to render their services to the king and to the nobles and many other people. So, let's move further and understand what is happening next. So, they worked in the house and the field. What else they were forced to do? They had to serve in the army also. They had to also participate in construction of various activities like roads, buildings, forts, prisons, etc. So here you can see in that image that the common people bear the burden of the first two states people, very beautifully depicted by the painter. Moving on to the next topic, there were two types of taxes, though there were many types of taxes which the third state people have to pay, but there were specifically two taxes which were mentioned in your book. First is tithe, and this is a tax levied by church and was equal to 1/10 of the total agricultural produce. जितनी भी खेती में पैदावार होती थी उसका 10वां हिस्सा, 1/10 पार्ट जो पीजेंट्स हैं और फार्मर्स हैं उनको पे करना होता था. किसको? चर्च को. Next is the tithe was not the only tax. There were other taxes also. The tele was a tax which was directly levied on articles of daily consumption. ऐसी चीज़ें जो हर रोज़ व्यक्ति कंज्यूम करते हैं उन पे टैक्स लगा दिया था और वो डायरेक्ट राजा को या स्टेट को पे करना होता था, आम लोगों को. So this was a picture showing the collector's office where different people have came to pay their taxes. Moving on to the next topic and the last topic for today, the struggle for survive. So there was a large struggle for survival in the French society because the taxes were increased and the wages of the so-called laborers or peasants etc. were fixed. So the prices of food grains were increasing, the prices of bread were increasing, the prices of essential commodities were increasing, but the wages were not increasing. So this posed a very severe threat to the survival of the common people. Let's understand what is subsistence crisis. So subsistence crisis is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन को जीने की, वो भी खतरे में पड़ जाएं. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज अ रीजंस फॉर सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस. तो ये जो परिस्थिति है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जीने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सभी वो सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? वाई दिस सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैव अराइजन, how this subsistence crisis came in front of the people. Let us understand some of the important things. The population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. So the population rose to 5 million people. तो 5 मिलियन और लोग ऐड हो गए थे उनकी पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, पर प्रोडक्शन उसको मैच नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रोडक्शन उतनी ही हो रही थी पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज हो गई थी सप्लाई की. प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली. जो ब्रेड के प्राइसेस हैं या जो आम कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे. द वेजेस वर फिक्स्ड एंड डिड नॉट कीप पेस विद द इंक्रीजिंग प्राइसेस. जो उनकी सैलरीज हैं, जो उनकी वेजेस हैं पीजेंट्स की, लेबरर्स की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, वो उतनी ही थी जितनी पहले थी. दे वर फिक्स्ड, सो दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम while purchasing or acquiring the essential, the basic needs
to live a life. Bad climatic conditions such as drought and hails further reduce the harvest. तो इन सभी प्रॉब्लम्स जो इंक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन सप्लाई है एज कंपेयर टू द डिमांड, एंड एज कंपेयर टू द फूड प्राइसेस द वेजेस वर नॉट इंक्रीजिंग. इनके अलावा कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे ड्रॉट और हेल्स भी काफ़ी प्रॉब्लम्स पोज करते थे, जिससे कभी कभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता था. सो दीज वर द रीजन्स ऑफ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और कठिनता उनको हो रही थी. अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जो फ्लो चार्ट आपकी किताब में दिया हुआ है, उसके माध्यम से देखते हैं क्या था सब्सिस्टेंस क्राइसिस. लेट अस रिवाइज व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस. फर्स्ट इज देयर वाज अ बैड हार्वेस्ट. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, स्कर्सिटी ऑफ ग्रेन्स. जैसे ही पैदावार थोड़ी ख़राब हुई, बहुत सारे कारण हमने अभी इसके देखे कि कैसे कैसे जो कम हो रही है प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स. देन व्हाट हैपेंड, द फूड प्राइसेस इंक्रीज बिकॉज व्हेन डिमांड इज इंक्रीज एंड सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट, जनरली द प्राइसेस इंक्रीज. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. जो सबसे गरीब तबका था वो आम जो खाने पीने की वस्तुएं थी उसको अपने लिए नहीं एकत्रित कर पा रहा था. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ड्यू टू दिस देयर वर वीकर बॉडीज एंड देयर वर फूड रायट्स. सो एज यू ऑल नो, रायट इज समथिंग विच इज़ अ काइंड ऑफ अ फाइट और क्योस विद इन अ सोसाइटी. तो दंगा भी इसको हम हिंदी में कहते हैं. तो खाने के लिए दंगा हो रहा था, वहाँ पे दुकानों को लूटा जा रहा था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लोग खाने की चीज़ें. इससे क्या हुआ, disease epidemics, some diseases also spreaded due to the scarcity of food grains, and finally what happened, increased number of deaths. तो इससे बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस में फेल हो गए. वो अपने लिए फूड ग्रेन्स जुटाने में फेल्ड हो गए, अपने लिए सर्वाइवल के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं इकट्ठा करने में दे फेल्ड एंड अल्टीमेटली मैनी पीपल डाइड. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पोर्शन, दैट इज असाइनमेंट. यू हैव लिसन, यू हैव सीन टू these topics today. On the basis of the topics which you have learned today, I am giving you some questions. Do these questions and submit the assignment to me. First question is, who ascended the throne of France in 1774? Question number 2, describe the classification of French society in the late 18th century. Question number 3, explain the two terms. First is tithe and second is tele. Next question, which symbol of despotism was demolished by the people and why? Despotism हमने जाना था निरंकुश शासन, उसके किस सिंबल को लोगों ने गिरा दिया और क्यों? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस. एंड क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू द फर्स्ट टू स्टेट पीपल? एंड लास्ट क्वेश्चन, who paid taxes during the rule of Louis XVI? Thank you and have a nice day.